हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के शाम के प्राइम टाइम में 2-3 खबरें और एक खुसूसी गुफ्तगू आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी ख़ास कोई खबरें नहीं हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात में जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त बनी है उसको लेकर के एक रिपोर्ट आई है, वो तफसील मैं आपके सामने रखूँ। इस साल कई दहाइयों के बाद सबसे ज़्यादा बारिशें हुई हैं यूएई में, जबकि पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की इत्तलात तो आप लोगों को पहुँचती रहती हैं, वहाँ की वीडियोस आती रहती हैं। मौसमियात के माहिरीन ने खलीज ताउन काउंसिल के खित्ते में मौसम गर्मा में सैलाब की बास वजूहात पर रोशनी डाली है और उनमें मौसमियाती तब्दीलियों को बड़ा सबब करार दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी मरकज़ मौसमियात NCM के अहमद हबीब ने अल अरबिया के इंग्लिश चैनल को इंटरव्यू में बताया था कि खित्ते को अगस्त में मजीद बारिशों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसमी तब्दीलियां इंटरट्रॉपिकल कन्वर्शंस जोन में बदल रहा है, जो खत इस्तिवा के करीब जमीन का चक्कर लगाता है। यही शिमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रा की हवाएं इकट्ठी होती हैं। वो बताते हैं कि इसके साथ हिंदुस्तानी मानसून भी शामिल है, जिसकी वजह से कम दबाव वाले निज़ाम में शिमाल की तरफ तब्दीली आई है, जिससे मानसून की बारिशें होती है। नाज़रीन गिरामी इस वक्त जो आप हमारे स्क्रीन पर तस्वीर और ये सारी वीडियोस देख रहे हैं, सब यूएई के मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई हैं, जहां पर जो है मानसून और फिर सैलाबी सूरत हाल ने जो हालात बना रखे हैं उसकी ताज़ा तस्वीरें हैं, जो गुज़श्ता कई दिनों से लगातार आ रही हैं और सोशल मीडिया में जीनत बन रही हैं। नाज़रीन हबीब ने वजाहत करते हुए कहा कि इस मौसम गर्मा में शिमाल की तरफ मुंतकिल हो गए। इस तब्दीली के साथ साथ ज़्यादा नमी ने GCC के कुछ हिस्सों में बुलंद बादलों ने रुख किया। यही वो चीज़ है जिसको हमने जुलाई में फुजैरा में मूसलाधार बारिश की शक्ल में मुलाजा किया, और ये बारिश मुत्तहिदा अरब इमारात के मशरक़ी इलाके से शुरू होकर अल आइन के इलाकों तक हुई है। बैगैब नाज़रीन गिरामी अरब ममालिक में वैसे भी बरसात बहुत कम होती है, लेकिन सैलाबी सूरत हाल पैदा करने वाली बारिशें तो वैसे भी अचंभी होती हैं। यही वजह है कि इस साल यूएई में बिलखुसूस जो सैलाबी सूरत हाल हुई उसको लेकर के इस वक्त जो है अलग अलग तरह की जो है तफसीरें और तफसीलात मिली। और जाहिर सी बात है कि यूएई इस वक्त जो है पूरी दुनिया में सयाहों का एक अहम तरीन मरकज़ बना हुआ है। ऐसी सूरत हाल में सैलाबी और मूसलाधार बारिशों के आने की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी और यहाँ की तिजारत अगर मुतासिर होती है तो हुकूमत को सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर हज़ारों करोड़ों खरबा रुपए का नुकसान होता है। ये अलग अलग अंदाज में यहाँ के मुख्तलिफ अखबारात में तफसीलात फराहम करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी मुसलमानों को एक खुशखबरी आई सऊदी अरब से। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता 2 साल से मक्कतुल मुकर्रमा का गिलाफ काबा हो या फिर हजर अस्वद हो या अहम तरीन मकामात पर नमाज पढ़ने या उसको छूने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब इसकी इजाज़त मिल गई है और पूरी दुनिया के मुसलमान इससे खुश हुए हैं। और इस मरतबा जो उम्रा के लिए जाएंगे उनके लिए हजर अस्वद को छूना भी नसीब होगा। जी हाँ, सऊदी अरब में उम्रे की गर्ज से जाने वाले ज़ायरीन अब एक बार फिर हजर अस्वद को छू और चूम सकेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र हजर अस्वद के हवाले से ज़ायरीन पर जो पाबंदियाँ आयद की गई थी अब उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। सऊदी अरब से हाल ही में मौसूल होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि पुरजोश ज़ायरीन हजर अस्वद को करीब पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल कोरोना के फैलाव को रोकने की गर्ज से इस मकाम पर रुकावटें डाली गई थी और जहाँ से हजर अस्वद तक पहुँचा जा सकता था। कोविड की वबा के दौरान हजर अस्वद को छूने या उसे चूमने के हवाले से लगाई गई पाबंदियों को जारी उम्रा सीजन के दौरान अब खत्म कर दिया गया है। अब जो भी जाएंगे उम्रा की नीयत से उनके लिए अब आसानियां होंगी। नाज़रीन गिरामी कातिलों को हीरो करार देना ये बहुत ही भयानक है समाज के लिए। अभी हाल ही में मंगलुरु में जो सूरत हाल बनी उसके आसपास के इलाके में आप जानते हैं फाजिल के कत्ल के बाद RSS के बजरंग दल से वाबस्ता कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब RSS का एक कारकुन जिसका नाम लक्ष्मीकांत बेंदूर बताया गया है, उसने जो है फाजिल के इन हत्यारों को जो है हीरो कहते हुए सोशल मीडिया में एक पोस्ट करने की कोशिश की, तो जो है बेंदूर में उसके खिलाफ इस वक्त मामला दर्ज कर लिया गया है। और इसके पोस्ट को पेश करते हुए बहुत सारे लोगों ने बताया है कि किस तरह RSS की जहनीत पूरी तरह से इस वक्त और उसके कारकुनान की जहनीत बदल गई है, किस तरह हथियारों को जो है पूरे समाज में और अलल ऐलान उसका जो है
तायीद करते हुए, हिमायत करते हुए लोगों को कातिल बनने पर मजबूर कर रहे हैं, ये कहते हुए जो है इस पोस्ट पर जब तबसरे हुए और तनकीद हुई तो इस शख्स के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, प्राइम टाइम में कुछ ज़रूरी यही खबरें थी जो आपके सामने पेश की गई। इस वजह से अब मैं आपके सामने एक अहम तरीन डिबेट लेकर के आया हूँ, एक रूबरू प्रोग्राम लेकर के आया हूँ, और वो क्यों ज़रूरी है मैं वहीं पर जो है सारी तफसीलात पेश कर दी हैं। आप मुझे और मेहमान को वहाँ पर देखें। यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के डिबेट सेक्शन में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अक्सर ऐसे मौज़ूआत को छेड़ता है जिन मौज़ूआत पर कभी बहस नहीं होती या लोगों तक उन तफसीलात को पहुंचाने की कोशिश नहीं होती। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में उनके हयात के मुख्तलिफ शोबों पर रिसर्च हुआ है, तारीख़ में मुख्तलिफ किताबें आई हुई हैं। ये एक अलग शोबा है, तो वहीं पर उनकी तारीख़ से वाबस्ता हकीकी चीज़ों को जमा करने का भी एक शौक़ होता है। ये जो है उनसे वारफ्तगी का और उनसे दिलबस्तगी का और भी जो है उनसे मोहब्बत का एक निशान कह सकते हैं। ऐसी एक शख्सियत उस वक्त हमारी स्टूडियो में है जिनका नाम है हसन सिंधनूर साहब। ये कर्नाटक के मुख्तलिफ राजाओं जो गुजरे हुए हैं तारीख़ में, उनके ज़माने के कॉइन्स अगर किसी भी राजा का कह देंगे तो उनके पास वो कॉइन आपके पास दरियाफ्त है। अगर उसका कीमत के हिसाब से लगाया जाए तो लाखों करोड़ों में बिकते हैं। ऐसे ही हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो तारीख़ में दर्ज है उन सिक्कों को भी, और जिन सिक्कों को तारीख़ ने दर्ज नहीं किया है उन सिक्कों को भी जो है जनाब हसन सिंधनूर साहब के पास दरियाफ्त हैं। मैं इसीलिए सोचा कि हमारी नाजरीन को एक अहम तरीन शख्सियत से भी वाकिफ़ कराएं और उन सिक्कों का भी दीदार करवाएं। और चूँकि इस वक्त आज़ादी का जो है अमृत महोत्सव चल रहा है 75वीं, ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि लोग अपने अपने हीरोओं को जो है याद कर रहे हैं, तो हम भी उस महोत्सव में शामिल होते हैं और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को याद करते हैं, उनके ज़माने की तारीख़ को याद करते हैं। तो हसन सिंधनूर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप देखने में तो सिंपल सीधे सादे हैं, लेकिन आपके पास जो इस वक्त कॉइन्स है उसकी कीमत जान करके मैं ख़ुद हैरान हूँ। बहरकैफ एक शौक़ है, होना चाहिए कि हमारी तारीख़ से वाबस्ता चीज़ों से जो है दिलचस्पी ज़रूरी है आने वाली नस्लों को भी। तो ये जो कॉइन जमा करने का आपका शौक़ था, मुख्तलिफ राजाओं के भी हैं और टीपू सुल्तान, ये कब से शुरू हुआ आपका? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सीधी बात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पर डिबेट में एक मौका दिया। तो ये मुझे बचपन में मेरे को तारीख़ मामले होने की हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड रहता था मैं। तो आगे चल के मुझे बाद में बेंगलोर में ऐसा एक मौका मिला, तो ये सिक्के के ताल्लुक से वहाँ मैं जाता था, मालूम होता था। फिर मैं हिस्ट्री में पूरे कर्नाटक के हिस्ट्री जब पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगा कर्नाटक के जितने भी राजा यहाँ पर गुजरे वो सब राजा के सिक्के जमा करना और आइंदा जो नस्ल है उनको मालूम कराना बोल के मकसद से मैं शुरू किया था। अभी कर्नाटक में हम लोग देखें तो अगर तारीख में यहाँ पर कब से राजा अगर शुरू हुए वो देखें तो यहाँ पर नंद किशोर बोल के, यानी कि हिंदुस्तान में जनपद एक पीरियड था BC 600 बोलते 6th सेंचुरी में, यानी कि आज से 2600 साल पहले एक जनपद का दौर था हिंदुस्तान में। यानी जनपद का दौर ऐसा दौर है, एक राजा बनना फिर उसका एक इलाका रहता, ऐसा एक कॉन्सेप्ट नया नया शुरू हो रहा था। वो दौर है वो। अभी एक राजा, मैं राजा हूँ, ये मेरा इलाका है, मेरा इलाका है, तो वो अपने हिसाब से बना लेता था। अपने हिसाब से। ये जो दौर है ये ऑलमोस्ट जनपद का ये है।
तो उसी दौरान में एक राजा नंदकिशोर भी यहाँ पर हुकूमत किया था, उसके बोल के है। फिर उसके बाद सम्राट अशोक के भी यहाँ पर हुकूमत हुई है कर्नाटक में जी। और सम्राट अशोक तो यहाँ पर, जैसे मैं रायचूर जिले का हूँ, रायचूर में उनकी अपनी एक कैपिटल भी बनाए थे सम्राट अशोक जी जी। और हमारे रायचूर जिले में एक मस्की बोल का ऐसा इलाका है, वहाँ के एक पहाड़ के ऊपर सम्राट अशोक ने भरमी लिपि में लिखो है, भरमी लिपि में जो लिखो है। वैसे कई जगह उन्होंने हिंदुस्तान भर कर एक कहीं लिखो है, उसमें वहाँ भी एक है। फिर यहाँ कर्नाटक में फिर चित्रदुर्गा ब्रह्मगिरी, वहाँ एक जगह उन्होंने लिखा है। वो लिखा है सो दौर है BC 3rd सेंचुरी। अभी वो जो है, जो बर्मी लिपि जो है, वो हिंदुस्तान की पहली जुबान यानी के उर्फा का अल्फाबेट्स बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा हाँ। संस्कृत लॉन्गेस्ट था, लेकिन उसका ये नहीं है, लिखावट में नहीं है। संस्कृत लिखावट में नहीं था, खाली बोल था उसका। लेकिन वही संस्कृत को अगर क्या तो लिखना था, इसी में लिखना पड़ता था, भरमी लिपि में भरमी लिपि में। और ज्यादातर उसके प्रकृत एक लैंग्वेज है, उसमें प्रकृति जिससे लिखला है, प्रकृति। हाँ, जी, एक प्रकृत एक लैंग्वेज था, उसमें लिखते थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ कर्नाटक में छुटानंद बोल के एक राजा थे, यहाँ से कर्नाटक के हुकूमत शुरू की वो। फिर उसके बाद शातवाहनों यहाँ पर हुकूमत होती। फिर उसके बाद कदम्बर बोल के आते। अभी फिलहाल हमारे कर्नाटक में सिरसी के पास एक बनवासी बोल के इलाका है, बनवासी उनका कैपिटल था। कदम्बा हाँ जी। तो वहाँ पर हुकूमत मयूर वर्मा उसके ये थे। तो वो हुकूमत में कि फिर उसके बाद फिर बादामी चाणक्य आते, फिर इधर गंगर बोल के आते, फिर उसके बाद राष्ट्रकूटर आते, कल्याणी चालुक्य आते, कलचूरी आते, फिर होयसड़ा आते, होयसड़ा के बाद फिर विजयनगर के आते। फिर उसके बाद ये विजयनगर जैसे ही 1565 में तालीकोट जंग के बाद ये विजयनगर का ये खत्म हो जाता, राजा वहाँ पर खत्म हो जाता। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर वडियर उनके अंडर में रहते, मैसूर वडियर। तो उन्होंने आज़ाद हो जाते, इंडिपेंडेंट होके उन्होंने हुकूमत वहाँ पर शुरू करते। वहाँ पर शुरू हुए चंद साल में फिर जिससे हम आज टीपू सुल्तान के बारे में, जो आज हमें क्वीन के बारे में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हज़रत टीपू सुल्तान थे, उनके जो वाली थे नवाब हैदर अली खान, फिर उनके जो वाली थे फतेह मोहम्मद बोल के ये थे। उन्होंने पंजाब से फिर गुलबर्गा से सिरा में थे। सिरा से उनके दाखिल मिलते हैं हमारे पास, उनके रिकॉर्ड्स क्या है हमारे पास। सिरा से, ये जो कर्नाटक का सिरा है वहाँ से मिलते हैं। औरंगजेब उनको वहाँ पर एक जिम्मेदारी दी थी, तो वहाँ से उनका फतेह मोहम्मद टीपू सुल्तान के दादा को हाँ। तो फिर यहाँ कोलार में आके रहते। फिर कोलार से यहाँ तमिलनाडु में जो अरकोटा बोल के एक राजा रहते, फिर वहाँ भी जिम्मेदार इन्होंने रहते। तो ये सिलसिला वहाँ से इनका ये होता। फिर अब हज़रत टीपू सुल्तान जो है, जैसे कर्नाटक के देवनहल्ली में उन्होंने 1750 में पैदा होते। फिर 1761 में नवाब हैदर अली खान मैसूर से हुकूमत उन्होंने वहाँ पर शुरू करते। शुरू में उन्होंने भी सिक्के बनाए। उन्होंने 1780 को 1782 तक उन्होंने हुकूमत उनकी रहती। उनके दौर के भी अलग सिक्के हैं। फिर उसके बाद जो हज़रत टीपू सुल्तान 1782 से फिर 1799 तक उनके दौर हुकूमत चलता। तो उन्होंने सिक्के वहाँ से शुरू करते। 1782 से हज़रत टीपू सुल्तान उन्होंने सिक्के शुरू करते। उनका जो कैपिटल जी, कितने किस्म के सिक्के हैं आपके पास? जी, ये जो उन्होंने ये पट्टन बोल के नाम से सिक्के शुरू किए थे। ये पट्टन मीन्स अब श्रीरंगपट्टन जो है, जी श्रीरंगपट्टन को जो पट्टन बोल के बुलाते थे। तो उन्होंने वहाँ पर जो कॉइन जो शुरू किए थे, उसमें 1 पैसा, फिर आधा पैसा, फिर 1/4 पैसा, फिर 1/8 पैसा, ये डिमिनेशन था। फिर सिल्वर में भी उनके कॉइन थे। फिर वैसे ही सोने में भी आते। पगोड़ा पनम से एक पनम बोल के आता, फिर पगोड़ा बोल के आता, फिर डबल पगोड़ा, फिर 4 पगोड़ा।
अच्छा, हाँ, हाँ। ये उनके ये नाम है, नाम है, नाम, ये सिक्कों के पैसे नाम। की डिनोमिनेशन, जैसे हमें अब 1 रुपया है, 2 एक रुपये, पैसा, 5 2 रुपये, पैसा, हाँ, 3 पैसा जैसा था, वैसे पनम इस तरह के वो नाम थे अलग उसमें। अलग अच्छा। कीमत के ऊपर अलग क्या उन्होंने नाम बताया आपने? पनम? पनम, सोने में पनम पनम, बोल के था, जी। सबसे छोटा पनम। जी। फिर उसके बाद पगोड़ा बोल के आता, पगोड़ा। पगोड़ा, हाँ, हाँ, हाँ। फिर डबल पगोड़ा, अच्छा, हाँ, फिर 4 पगोड़ा, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये नाम है, नाम है। तो उसके ये हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। कीमत होती है। और इन्होंने भी ये नाम को भी और एक नाम दिया था। अभी हर इसको एक एक अलग अलग उन्होंने नाम देखो है। और उन्होंने जब सिक्के जो शुरू किए थे जो 1782 में, पहले उन्होंने इसके हिजरी को फॉलो करे थे। अच्छा, हाँ, जो हाँ। हिजरी है हमारी, जी, जी, वो 4 साल इस्लामी तक, तारीख को, हाँ। इस्लामी तारीख को उसको 4 साल तक उसी को ये करे। बाद में उन्होंने फिर उसको क्या किया, मौलूदी बोल के अलग से उनका एक कैलेंडर शुरू किया। वो फिर हर साल को अलग अलग उन्होंने जितने भी हुकूमत करे 17 साल, तो हर 17 साल को भी, हर एक साल को भी उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। वो हमें और एक बार उसके बारे में तफसीलात हमें उसके बारे में ये कर सकते हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने जो ये किए, फिर उन्होंने हमेशा एक ब्रिटिश ऑफिसर उनको वो टाइम पे उनको देखता था, हमेशा घोड़े पे दिखते थे, उन्होंने मतलब जंग के मैदान में रहते थे। अच्छा, हाँ, हाँ। कभी उन्होंने ऐसा इसमें बैठे सो बहुत कम लोग जी। देखे हुए। तो उन्होंने पट्टन उनका कैपिटल था, तो पट्टन से फिर नजरबार बोल के एक मैसूर को नाम से बुलाते थे। वहाँ भी मिंट करते, मिंट मीन्स पैसे बनाते थे। जरब अरबी में उसको, जो पैसे बनाने जगह को जरब बोलते हैं, उसको इंग्लिश में अब मिंट बोलते। तो मैसूर में मिंट करते थे। मेरे पास भी मैसूर में जो मिंट के वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी तरह से उन्होंने वहाँ एक, अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को दिखाते भी दे रहे जो आपके हाथ में जो लाए हैं कॉइन्स। जी जी जी। तो मैं एक एक आपको बताता हूँ। ये जो सामने जो है, ये पट्टन मिंट के ही है। अच्छा, ये पट्टन मिंट के है। हाँ। इसमें पनम भी है, एक पगोड़ा भी है। अच्छा, सोने का। हाँ, हाँ। इसी तरह से इसके कापर के भी आते हैं और चांदी के भी आते हैं। बताता हूँ। और ये जो यहाँ मेरे पास और एक सीट है, ये जो सीट है, कैमरे में दिखाइए जी। हाँ, हाँ। ये जो सीट है, ये कलिकट यानी कि आज केरला में है। अच्छा, हाँ। इन्होंने केरला कलिकट को जब जीत हासिल करी थी, तो वहां से भी उन्होंने मिंट यानी कि पैसे बनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि वहाँ के जो इनके जो सोल्जर्स रहते थे, वहाँ के लोगों की जो भी खर्चे रहते थे, वो सहूलत के वास्ते उन्होंने वहाँ पर अनेक पैसे बनाना शुरू कर दिया था। ये कलिकट मिंट के यानी कि इन्हों श्रीरंगपट्टन से वहाँ तक जीत हासिल करी थी। अच्छा, अच्छा, हाँ। उसी तरह से केरला के बाजू फैरुखाबाद बोल के आज भी केरला में है, उसको फारूकी नाम से उन्होंने वहाँ भी सिक्के चलाए थे। वो भी मेरे पास है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी। तो ये जितने कॉइन्स वगैरह आपने जमा करने में कितने साल लगे आपको? ये तो मैं तारीख यानी कि हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड था। अभी मैं इसमें लगातार 5 साल से इसमें लगा हूँ। सिक्के के ये करने में लगातार 5 साल से इसमें ये बहुत महंगे होते हैं ना, ये तारीखी सिक्के हैं। किसी ने आपसे खरीदने की कोशिश की इसको? कोई ऑफर आया? नहीं, मैं तो देने वाला नहीं हूँ, मैं तो खरीद करने वाला हूँ। अच्छा, आप खरीदने वाला हूँ। मैं कौन तो अगर देते तो मैं लेने वाला हूँ, मैं तो देने के वास्ते नहीं है। अच्छा। ये तो मैं आगे नस्ल के बच्चों को उस दौर का लोगों को याददाश्त दिलाने के वास्ते मैं उसको यादगार बरकरार रखे, हमारी तारीख जिंदा रहे। आपने कभी इसका एग्जीबिशन किया है? किन इलाकों में ये नुमाइश वगैरह की है आपने इसको? नहीं, अभी एग्जीबिशन का मेरा आगे है प्लान। अभी मैं एक एग्जीबिशन अपने गांव में किया था मैं। अभी इसको और थोड़ा इसको मैं और स्टडी करना है इसे। और सिक्के इसको कंप्लीट कलेक्ट करना है। तो अभी भी कुछ कमी महसूस होती है आपको कि और कुछ कम जमा करना है? हाँ, अभी बहुत है। अभी जो अगर हमें कमी महसूस तो बहुत है, क्योंकि उनके दौर के टोटल उनके 12 मिनट थे। जैसा मैं पट्टन बताया, फिर मैसूर, नजरबार, फिर ऐसा ही इसके कलिकट, फिर यानी फारूकी नाम से बुलाते थे। अभी फैरुखाबाद नाम से केरला में जानते हो। तो 4 हो गया। इसी कर्नाटक में कुर्सा सवाद बोल के धारवाड़ के नाम से बुलाते थे।
अच्छा अच्छा अच्छा। धारवाड़ को उन्होंने जीत हासिल करने के बाद वहाँ भी हाँ, करते थे। हाँ, फिर इसी तरह से चित्रदुर्ग जो है आज, हाँ हाँ। वहाँ भी फारूक याब हिसार के नाम से भी उन्होंने सिक्के निकाले। फिर उसी तरह से अभी आंध्रा में आता गुत्ती बोल के, बल्लारी के बाजू में आता, तो वहाँ से भी उन्होंने मिंट किए थे। फिर उसके बाद एक छोटा इलाका है अभी मदनपल्ली के पास में आता है, गुर्रम कुंडा बोल के एक आंध्रा इलाका, जफराबाद बोल के नाम से उन्होंने वहाँ पर किए थे। अब इतनी बड़ी चीज़ें आप तफसीलात के साथ हासिल किए हैं और तारीख़ भी आप इसके बारे में जानते हैं, तो क्यों ना आप जो है 15 अगस्त के मौके पर, 26 जनवरी के मौके पर स्कूलों के लोगों को एक जगह जमा करके ये सारी तफसीलात फराहम करेंगे तो नई नस्लों को पता चलेगा। जी, मेरा नहीं, आप सही बताया, मेरा वही मकसद है। मैं कर रहा हूँ सिर्फ बच्चों के वास्ते, ये जो बच्चों के वास्ते मैं कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह ये 15 को आइंदा 15 को इसके ताल्लुक से और भी मेरे कलेक्ट करके मैं आप बोले ऐसा बच्चों को मैं खुद स्कूल में जो भी स्कूल वाले मौका देंगे तो मैं वहाँ खुद लेके जाके जी और बताऊंगा, और हो सके तो जो भी उनके ये है मैं उसके ताल्लुक से बताने की कोशिश बेहतर रहेगा, इसलिए कि इतनी बेहतरीन चीज़ आप मेहनत के साथ और इतना बड़ा सरमाया इसके पीछे है, लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, जमा कर रहे हैं। उसको जो है बंद मुट्ठी में रखने के बजाय इसको जो है साल भर में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो है 15 अगस्त के मौके पर नहीं वो तो बंद मुट्ठी में रखने का सवाल है ही नहीं। मकसद ही हमारा इसको लोगों के सामने लाना है। जी। चंद ऐसे सिक्के हैं अभी अब तक जो ब्रिटिश के जो कलेक्टर है, दूसरे जो इसके ऊपर जो रिसर्च करते काम करते, फिर एक ब्रिटिश राइटर लिखा था हैंडरसन बोल के एक किताब टीपू सुल्तान तारीख से 100 साल पहले लिखा है। आज वही बुक सबको बेस है, वही किताब फॉलो अप करते हैं। अच्छा हाँ। अभी उसमें जो पूरे तफसीलात है उसमें ज़्यादा है। टीपू सुल्तान के सिक्के के बारे में आपको ज़्यादा तफसीलात वही किताब में मिलेंगे। मगर मेरे पास एक 2-3 ऐसे कॉइन है अभी तक वो बुक में भी नहीं है। अच्छा, लेकिन वो है टीपू सुल्तान से। हाँ। अब उसको आइंदा हमें उसको शामिल करना है उसमें। अच्छा हाँ। जी। वो उसको बहुत रेयर कॉइन माना जाता है उसको। फिर हम यहाँ से एक तरीका है, यहाँ के जो न्यूमिस्टिक सोसाइटी जो है उसको डिटेल देकर फिर उन्होंने वहाँ से उसका एक ये करते हैं। अच्छा जी। तो कैफ ये एक लंबी स्टोरी है, बगैर जाहिर से बात है कि हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक लंबी तारीख़ है। सिर्फ कॉइन पर ही अगर इतनी तफसीलात है तो हम अंदाज़ा लगाएं। आपको तो हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा मुताला भी है, देखने से पता चलता है इंशाअल्लाह ताला। अभी ये जो सिक्के हैं, ऐसे सिक्के किसी और के पास हैं या सिर्फ आपके पास है? नहीं, और के पास भी है। और कर्नाटक में या पूरे भारत में? कर्नाटक में और एक 2-3 आदमी है। वैसे तो शौक पे चंद कलेक्ट करते हैं, चंद सिक्के होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर इनको पूरी तरह से उसमें पूरा वक्त लगाकर तफसीलात जानकारी के साथ जो कलेक्ट कर है। यहाँ पर एक 3 लोग हैं। उसी तरह से केरला में एक आदमी है। फिर उसी तरह यूरोप कंट्री में भी है। अच्छा हाँ। बाहर यूरोप कंट्री में भी इसके हजरत टिपू सुल्तान के ताल्लुक से वहाँ भी बहुत इनके बारे में है। और यहाँ पर कर्नाटक में भी बेंगलुरु में चंद ऐसे गैर मुस्लिम पूरी जिंदगी हजरत टिपू सुल्तान की मालूमात करने में लगाए। कहीं दौलत भी बेचकर लंदन को जाकर इनके ताल्लुक से जो भी वहाँ पर जानकारी मिलती है लाने के लिए जाते रहते हैं। अच्छा। उनके वो टाइम पे जो था, उनका जो प्रिंट था, जो हुकूमत था, वो टाइम पे वहाँ पर एक लंदन गेजेट बोल के पेपर निकलता था, पेपर छाया होता था जी लंदन पे। जी। यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो चलते थे वो वहाँ पर छाया होते थे जो हालात। तो उसके जो पेपर लाने के लिए भी एक आदमी आज भी पैसे खर्च करके जाके लाखों पैसे देकर वो पेपर लाते हैं। जी। तो ये एक शौक भी है और एक तारीख भी है और एक जुनून भी कहा जा सकता है, इसलिए कि जब दुनिया तारीख को मिटा रही है, ख़त्म करने की कोशिश करती है, ऐसे हालात में जो है इस तरह की चीज़ों के पीछे रहना वाकई में जो है जिगर गुर्दे का भी काम है। उसके पीछे लगातार मेहनत करनी पड़ती है। हसन भाई, आपने अपना वक्त दिया हमारे लिए और कॉइन के सिलसिले में आपने बताया, हम फिर आपको जहमत देंगे इंशाअल्लाह जी दोबारा, इसलिए कि वक्त लंबा होगा तो लोग भी देखेंगे नहीं। मुख्तसर हम लोगों के सामने रखेंगे तारीख़ को और हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ कर्नाटक की दीगर भी जहाँ मैंने जो सुनाया आपने
शुरू में जितने राजा महाराजा गुजरे हैं, आपकी ज़बान पर नाम ऐसे बैठ गए कि लगता है कि उन्हीं की तारीख आप पढ़ रहे हैं। तो बहरकैफ ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम अपने आने वाली नस्लों को मुंतकिल करने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी आपने एक मरतबा मुझे तस्करा किया था कि हज़रत टिप्पू सुल्तान से पहले भी 2 मुस्लिम बादशाह थे जिनका तस्करा नहीं होता है। जी जी, क्या नाम बताया था आपने वो? देखिए, अगर हमें हिंदुस्तान में अगर इस्लाम दाखिल हमारे को 5वीं हिजरी से केरला में कोडंगलूर में एक जुमा चैनल मस्जिद है, वहाँ से तारीख मालूम होती। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम 7वीं सदी में होता है। फिर दिल्ली सुल्तानेट, फिर उनका 10वीं और 11वीं सेंचुरी में उनका दौर शुरू होता है। अगर साउथ इंडिया में पहला राजा, मुस्लिम राजा जो कहने वाला है, तमिलनाडु के केरला में मदुरई बोल के, तमिलनाडु में जो मदुरई बोल के जो इलाका है, जलालुद्दीन एहसान बोल के एक राजा थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने साउथ इंडिया के पहला मुस्लिम राजा बोल के हमें उनको ये कर सकते हैं जी। फिर उसी चंद सालों के बाद कर्नाटक में बहुमनी सुल्तान यहाँ पर गुलबर्गा में शुरू होती है। फिर उन्हीं से निकलकर बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह की हुकूमत शुरू होती है। फिर उसी तरह से बिदर में बरीशा हुकूमत होती है। यानी कि टोटल मुस्लिम हुकूमत कर्नाटक में 4 जने यहाँ पर हुकूमत के हैं। उनके ताल्लुक से भी मेरे पास सिक्के हैं। इंशाल्लाह फिर एक बार आप मौका दिए तो उसको इस पर गुफ्तगू होगी। तो नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं कि कितनी तफसीलात हैं, कितनी मालूमात है, कितनी जानकारी है, इसके बारे में हमें समझना भी है। और बहुत सारी चीज़ें इस तरह इंशाल्लाह आप लोगों के सामने सीधी बात बेड़ा उठाया है, तफसीलात और मालूमात जो ओरिजिनलिटी के साथ आपके सामने रखी जाए। मैं कोशिश होती रहेगी सीधी बात से। अब मुझे और जनाब हसन साहब को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।